वेलकम जेनजी लर्नर्स। सो आज हम शुरू करेंगे फिज़िक्स नीट 2026 एंड जे 2026 के लिए। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑफ बेसिक मैथ्स बीएम। बेसिक मैथ्स का लेक्चर 1 है। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी फिज़िक्स की जर्नी नीट एंड जे की। आज के हमारे टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, बेसिक्स ऑफ यूनिट्स एंड इंट्रोडक्शन टू स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अब जैसा कि हम पढ़ रहे हैं फिज़िक्स, तो हमें पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि फिज़िक्स है क्या। फिज़िक्स नेचर के लॉज हैं, जो हमारे आसपास जो हो रहा है उसे हम लॉज कहते हैं। आपने कई जगह कुछ साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, न्यूटन, आइंस्टाइन, ये सब बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इन्होंने फिज़िक्स को रूल्स दिए हैं। फिज़िक्स नेचर की स्टडी है, जिसमें हम आसपास के नेचर के फिनोमिनास को ऑब्जर्व करके एक पैटर्न ढूंढ के एक रूल बनाते हैं कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं तो वो चीज़ें वैसे होंगी। फॉर एग्जाम्पल, हम हाथ रब करेंगे तो गर्मी प्रोड्यूस होगी। क्यों होगी? फ्रिक्शन से होगी। ये हमने ऑब्जर्व करके एक रूल बनाया जिसमें हम विथस्टैंड करते हैं कि हाँ, ये हमने रूल बनाया, अब इसी के हिसाब से ये होता है। अब फिज़िक्स की सबसे खूबसूरत बात क्या है? खूबसूरत बात फिज़िक्स की सबसे ये है कि फिज़िक्स में ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट, आपने कुछ रूल बनाया तो वो कभी बदलेगा नहीं। आज हम आइंस्टाइन, न्यूटन, इन्होंने रूल्स बनाए नहीं फिज़िक्स के, इन्होंने फेनोमेनास को ऑब्जर्व किया, फिर उसका सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन। इस बेस्ट एक्सप्लेनेशन की बात क्या है ना, बेस्ट होता है सब्जेक्टिव वर्ड, मतलब सबके हिसाब से बेस्ट अलग होता है। कभी इस दुनिया में उससे ज़्यादा, मान लो अभी आज आइंस्टाइन ने कोई चीज़ पे कोई थ्योरी दी अपनी, अब तुम अपनी कुछ उससे बेटर थ्योरी दे दो प्रूफ्स के साथ। ऑफ कोर्स ऐसे नहीं कि मुंह फाड़ के आ गए वो तुमको दे देंगे, नहीं, प्रूफ्स के साथ, मैथमेटिकल प्रूफ्स, लॉजिकल प्रूफ्स के साथ तुमने उस थ्योरी को गलत साबित कर दिया, तुम्हारा नाम आ जाएगा वहाँ पे। मैथ्स में ये नहीं है कि वो न्यू आइंस्टाइन ने बनाया है, नहीं, आइंस्टाइन ने उसे डिस्कवर किया है, और वो डिस्कवर भी क्या किया है, उसे बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये है फिज़िक्स। ऑल्दो एग्जाम्स में तुमसे नहीं पूछा जाएगा फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स क्या नहीं है, बस हमने बता दिया थोड़ा सा इनिशियल बेसिस पे। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है, बेसिक्स ऑफ यूनिट। मान लो ये तुम हो, ठीक है, और ये है तुम्हारा स्कूल, घर, कॉलेज, जो भी मान लो ये तुम्हारा वो है। अब तुम एक रास्ते पे जाते हो, जो रास्ता ऐसे करके जा रहे हो, तुम्हारे क्या बोलते हैं, स्कूल, ये घर, कॉलेज, मतलब मैं स्कूल बोल देता हूँ इसको। ये तुम्हारा स्कूल है और ये तुम हो ए पॉइंट पे तुम खड़े हो। अब तुम्हारे दिमाग में चली भाई कि आज थोड़ी सी मस्ती करी जाए। तुमने अपने कदम नापने शुरू किए कि मेरे ए पॉइंट से स्कूल तक के कितने कदम होते हैं। तुम चले टुक 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 टुक। तुमने एंड में अपना रिजल्ट हमें दिया कि भाई मैं 50 कदम चला, 50 स्टेप्स, तो मैं स्कूल पहुंचा। अब तुम्हारा एक दोस्त तुमसे हाइट में थोड़ा लंबा, हाँ, उसने बोला ठीक है भाई, मैं भी एक बार ट्राई करूँगा, देखते तुमने सही किया है कि नहीं। हाँ, उसने भी सेम ए पॉइंट से शुरू किया, सेम रास्ता लिया और सेम स्कूल गया। लेकिन वो सिंस वो लंबा है, तुम्हारे कदम है इतने, अब वो लंबा है, उसके कदम है थोड़े बड़े, वो गया, उसने बोला भाई मैं तो 40 कदम में पहुंच गया। तुमने गिनती गलत की है। हाँ, फिर एक तुम्हारा छोटा दोस्त गया, चुप चुप चुप, जिसके कदम तुमसे भी छोटे हैं। अब तुम्हें पता है यहाँ पे क्या होगा, वो और ज़्यादा कदमों के बाद पहुँचेगा। ये ए पॉइंट पे खड़ा है, ये गया, इसने बोला भैया मेरे तो 60 कदम आए। अब तुम तीनों ने आके ये मुझे रिपोर्ट किया कि भैया 40 से 60 है। अब मैं क्या मानूँ, किसकी बात मानूँ मैं? ना तो तुम झूठ बोल रहे हो, ना ये झूठ बोल रहा है, ना ये झूठ बोल रहा है। तुम्हारे 50 कदम आए, इसके 40 कदम आए, इसके 60 कदम आए। अगर मैं एक ऑफिशियल रिपोर्ट बनाऊँ, इसमें सरकार को बताया जाए कि भाई ए से स्कूल तक की कितनी दूरी है, तो मैं उसमें क्या लिखूँ? 60 कदम, 50 कदम, 40 कदम। अब मान लो कि मैं सब कुछ भूल के तुम्हारी बात मान लो कि मैं लिख दूँ 50 कदम चिंटू के, मान लो इसका नाम चिंटू है। हाँ, और तुम समय के साथ बड़े हो गए, आपको छोटे तो हो गए, समय के साथ तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। अब तुम उम्र बढ़ गई, तुम हो गए हट्टे कट्टे एकदम बड़े लंबे चौड़े।
तुम्हारे कदम इतने बड़े हो गए, अब तो ये कदम है ही आएंगे। क्या मैं तुम्हारे हर दिन तुम्हें नापूं कि तुम कितने बड़े हो रहे हो, कितने कदम चल रहे हो, कैसे चल रहे हो? मैं तो झूठा पड़ जाऊंगा। सो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हम एक काम करते हैं, हम एक फिक्स यूनिट बना देते हैं, फिक्स यूनिट। इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड यूनिट। आप जो भी नापेंगे इसके हिसाब से नापेंगे। हम स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे, बोलेंगे रखो 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 रखो, 7 स्टैंडर्ड यूनिट में हम स्कूल पहुंच जाएंगे। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट तो बदलेगा नहीं, तुम्हारे लिए भी 7 है, इसके लिए भी 7 है, इसके लिए भी 7 है। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट का नाम और कुछ नहीं, हमने मीटर रख दिया, बस। ये होती हैं यूनिट्स। एक और बेटर एग्जांपल देते हैं, मान लो एक तराजू है, ठीक है, तराजू, मान लो एक सीसो है, एक सीसो है, बहुत बड़ा सीसो है, ठीक है, बहुत बड़ा। अब इस साइड मैंने एक एलिफेंट को रख दिया, हाँ मैंने एक एलिफेंट को रख दिया, हाँ इस साइड मैंने एक शीप को रख दिया, एक शीप को रख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे एक एलिफेंट है, यहाँ पे एक एलिफेंट है, पूंछ बना दो दोनों की। हाँ अब तुम्हें पता है ऑफ कोर्स एलिफेंट इज वेरी वेरी हैवियर देन गोट, गोट या शीप, मैं गोट मान लेते हैं, बिल्ली सी लग रही है पता नहीं क्यों, ठीक है गोट मान लो इसको एक बार के लिए। मेरी ड्राइंग गोट है, हे मेरी ड्राइंग गोट है, ठीक है, इसे गोट मान लो एक बार के लिए। हाँ ये एलिफेंट है, ये गोट है, हम सबको पता है एलिफेंट गोट से भारी है, कोई डाउट, कोई पागल आदमी भी इस पर नहीं बोलेगा कि नहीं गोट भारी होती है एलिफेंट से, कोई नहीं बोलेगा। बट सवाल ये है कितना भारी है, कितना, एक एलिफेंट गोट से कितना भारी है? तुम इसे कैसे बताओगे? अगर तुम्हारे पास यूनिट, तुम्हारे पास कोई ऐसी स्टैंडर्डाइज चीज नहीं है, तुम कैसे बताओगे कि एलिफेंट गोट से कितना भारी है? दिस वॉज द प्रॉब्लम, जिसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला ठीक है हमें बैलेंस करना है, हम यहाँ पे गोट बढ़ाते गए, 1 गोट 2 गोट 3 गोट 4 गोट 5 गोट 6 गोट, मान लो 10 गोट रखी हमने, 10 गोट रखी, 8 9 10 गोट रखी, तब जाके एक एलिफेंट का वेट यहाँ पे इक्वल हुआ। तो तुम एंड में क्या बोलोगे कि स्टार्टिंग में क्या बोलते तुम, एक एलिफेंट का वेट ज़्यादा है एक गोट से, हाँ, लेकिन अब तुम क्या बोलोगे कि एक एलिफेंट का वेट 10 गोट के वेट के बराबर है। तो अगर तुम एक गोट के वेट को स्टैंडर्ड मान लो कि भाई एक बकरी का वजन कुछ स्टैंडर्ड है, कि मैं एक बकरी का वजन अपना स्टैंडर्ड मान ले रहा हूँ कि भाई सारी जगह पे एक बकरी का वजन स्टैंडर्ड होगा, तो मैं हाथी का वजन बोल सकता हूँ 10 बकरी के बराबर है। अभी मैं कुछ भी नाप सकता हूँ, अगर मैं हाथी को नाप सकता हूँ तो मैं एक ट्रक को नाप सकता हूँ। मैंने मान लो एक ट्रक को नापा, ट्रक का वजन आया भाई तुमको 9 गोट के बराबर तुमको ट्रक का वजन आया, मान लो, मतलब 9 तो नहीं होगा, हाथी भी 10 नहीं होगा, पता है, ठीक है, बट 9 गोट के बराबर एक ट्रक का वजन आ गया। मैं अपना वजन नापने का पता चला भाई 3 बकरी में मेरा वजन आ गया, मैं हल्का फुल्का निकला, 3 गोट में आ गया मेरा वजन मेरा, ठीक है। सो अब हमने स्टैंडर्ड्स बना दिए, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है, तुमने गोट को तो निकाल दिया यहाँ पे, अब गोट तो भाई अलग अलग हो सकती है ना, कोई गोट ज़्यादा खाई पी होगी तो भाई वो एकदम ऐसी गोट होगी हट्टी कट्टी, कोई गोट कम खाई होगी तो वो ऐसी होगी। अब तुम उसे किसको स्टैंडर्डाइज मानोगे? सो इसके भी लोगों ने अपने तरीके निकाले और एंड में इसकी यूनिट बना दी किलोग्राम, कि भाई 1 किलो को हम स्टैंडर्ड मानेंगे, उसके हिसाब से हम नापेंगे कि भाई कितने 1 किलो के पत्थर रखेंगे यहाँ पे, 1 किलो का कितना मल्टीपल्स रखेंगे कि हाथी बराबर हो जाए। हमने इसे किलो को स्टैंडर्डाइज माना। सो हम यहाँ पे आते हैं कि यूनिट्स की स्टैंडर्डाइजेशन पे, कि हमने कुछ बाहर के लोग हैं, टू बी एग्जैक्ट एक यूरोपियन बॉडी है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट में उन्होंने इन सारी चीज़ों का वेट डिफाइन किया था, ठीक है, उन्होंने इन सब का वेट डिफाइन किया
ऑल्दो ये जो किलोग्राम है इसकी डेफिनेशन एक बहुत स्टैंडर्डाइज तरीके में दी हुई है, प्लैंक्स कांस्टेंट वो यूज़ करते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, हाँ, उसको यूज़ करते हुए इसकी डेफिनेशन दी हुई है। लेकिन अभी आपको उतना नहीं जानना, मतलब जानना तो है ऑफकोर्स, आपको जानना है किलोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, बट अभी जस्ट फॉर नाउ आप समझो कि हम यहाँ पे गोट की जो स्टैंडर्ड थी कि हम बोला 10 गोट करवा रहे हैं, गोट के जो अब हम किलोग्राम से रिप्लेस करेंगे। हमें पता चला कि एक गोट जो हम यूज़ कर रहे थे, हमारी सारी गोट बराबर थी, वो खुद अपने आप में 10 किलो की थी। तो हमने एज्यूम कर लिया कि एलिफेंट का किलो, वह एलिफेंट का वेट 1000 kg होगा। अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ, इसमें क्या अंतर है, तुम पहले बोलते 10 गोट के बराबर, पहले 1000 किलो के बराबर है। ये किलो सबके लिए सेम है, ये जो केजी है ये सबके लिए सेम है, चाहे मैं हूँ चाहे तुम हो, ये केजी सबके लिए सेम है। वेयर ये गोट सबकी अलग अलग हो सकती है, किसी की खाई पी गोट हो सकती है, किसी की थोड़ी सी कमज़ोर गोट हो सकती है, किसी की ओवर हेल्दी गोट हो सकती है, किसी की बच्चा वाला गोट होगा तो वो और हल्का होगा, डिपेंड करता है कैसा गोट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा बेसिक यूनिट्स के बारे में बात खत्म हुआ। बहुत हमने यूनिट्स के बारे में बेसिक ही बात की, ज़्यादा कुछ हमने बात की भी नहीं है यूनिट्स के बारे में अभी तक। ऑल्दो यूनिट्स को लेके एक पूरा चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट्स, जिसमें हम मेजरली 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट्स अभी बता दूं आपको, यूनिट एंड मेजरमेंट्स हम 3 टॉपिक पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं यूनिट के कन्वर्जन्स। बेसिकली एक फॉर्मूला होता है उसमें n1u1 = n2u2, ऑल्दो उसके भी बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एक होता है आपका डायमेंशनल करेक्टनेस, और तीसरा होता है आपका एरर एनालिसिस। ऑल तीनों इंडिपेंडेंट चैप्टर है। हम जो फिजिक्स पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स से लेके फ्लूइड्स तक, या उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, एसएचएम, इलेक्ट्रोस्टैट्स, वहाँ पे इनका यूज़ एज सच नहीं आएगा। जहाँ आएगा बता दिया जाएगा आपको, एज सच नहीं आएगा। हम इस सारे चैप्टर्स को एट द वेरी एंड ऑफ द आवर सिलेबस करेंगे, मतलब एट लास्ट हम इन सब को करेंगे। इसका रीज़न है क्योंकि अगर मैं आपको चैप्टर जस्ट शुरू कराऊँ बेसिक मैथ्स के बाद, या बेसिक मैथ्स से पहले या बीच में, सो मुझे आपको फॉर्मूलेस बताने पड़ेंगे। फॉर्मूले बताने में आप बोलोगे कि भैया फॉर्मूले बताने पड़ेंगे तो आप वो कर रहे हो, अपना काम बचा रहे हो, नहीं। इस चैप्टर को एंड में करने से एक एडवांटेज ये होगा तुमको कि जब मैं बोलूँगा ना फोर्स के डायमेंशंस लिखो, तो तुम फॉर्मूला का रिवाइज कर पाओगे, तुम्हें फॉर्मूले याद रहेंगे उस समय पे। अभी मैं तुम्हें बोलूँगा फोर्स के डायमेंशन लिखो, मुझे फोर्स का फॉर्मूला लिख के देना पड़ेगा m×a, और फिर तुम अपना सॉल्व करोगे। जब तुम्हें पता होगा ma है, इसी बहाने तुम्हारा एक रिवीजन भी होगा यहाँ पे, और प्लस तुम अपनी पूरी फिजिक्स वहाँ पे रिवाइज करते होगे एक चैप्टर के थ्रू। इसीलिए एंड में हम इसको एंड में करेंगे। अभी हम अपना यूनिट्स में आगे बढ़ते हैं। अब जो यूनिट्स हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। ऑल्दो यूनिट्स और भी टाइप की होती हैं, लेकिन सिलेबस में 2 ही दिखा हुआ है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर यूनिट्स। अब इनमें अंतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझेंगे कि मान लो ये एक सैक है, सैक मतलब एक बोरा है, ठीक है। तुमने इसमें 1 किलो चीनी डाल दी। अब मैं पूछूं बोरा में कितनी चीनी है, यहाँ पे अपडेट करते जाने, ठीक है। यहाँ पे तुम एंट्री बना रहे हो कितनी चीनी है, तुमने डाली, तुमने बोला +1 करो, तुमने 1 किलो डाली, ठीक है, +1 करो तो यहाँ पे 1 किलो चीनी है, एकदम सही बात। हाँ, इनिशियली 0 थी, ठीक है, इनिशियली 0 थी। तुमने एंट्री लॉग बनाई अपने बोरे की, ठीक है। अब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे इस बोरे में बहुत खुश हुआ, भाई वो बोरा खरीदा है तुमने, चलो एक और बोरा चीज मैं भी डालूंगा इसमें। अब वो दोस्त तुम्हारा अमीर भी है, वो थोड़ी ज़्यादा चीनी लेके आया, उसने यहाँ पे अपनी 3 किलो चीनी डाल दी। वाह, वेरी गुड। नेट कितनी हो गई? 4 किलो चीनी हो गई। अब मैंने देखा यार तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, सपोर्ट तो करना पड़ेगा, हाँ, और तुमसे ज़्यादा करना पड़ेगा थोड़ा सपोर्ट, तुमसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने 5 किलो चीनी ली, हाँ 5 किलो, और डाल दी। कितनी हो गई चीनी यहाँ पे? तुम बोलोगे 9 किलो। क्या कर रहे हो?
तुम पूछोगे क्या करवा रहा हूँ मैं, बताता हूँ क्या करवा रहा हूँ। तुम्हारे पापा भी खुश हुए, तुम्हारे पापा भी खुश हुए, वो लेके आए बाजार से 7 किलो चीनी, वो 7 किलो चीनी लेके आए। उन्होंने, ये 7 किलो चीनी थी, उन्होंने 1 किलो चीनी तुमको दे दी, हाँ, और 6 किलो चीनी इसमें डाल दी। तो यहाँ पे कितनी चीनी हुई बोरे में, 6 किलो 15। अब तुम्हें जो 1 किलो चीनी थी तुमने दोबारा डाल दी इसमें बोरे में, तो +1 16 किलो। अब पूछोगे तुम करवाना क्या चाह रहे हो। अब तुम इतने अच्छे बिजनेसमैन तो हो नहीं, हाँ, तो तुम्हारा एक और दोस्त था जो तुमसे जलता था, बहुत जलता था, बहुत जलता था। उसने तुम्हारे बोरे में यहाँ पे एक छेद किया और यहाँ से उसने अपने 4 किलो चीनी बाहर निकाल ली। ले 4 किलो निकाल ली, -4। अब बोरे में कितनी चीनी बची, 12 किलो। और तुमने बोरा भी ठीक से नहीं लाया था, बाद में पता चला तुम्हारे यहाँ पे छेद हो रहा था, जहाँ से तुम्हारी 3 किलो चीनी का नुकसान हो गया। तो -3। तो बोरे में कितनी बची, 9 किलो चीनी बची एंड में। अब तुम बोलोगे इसका मकसद क्या है। इतने एक सवाल के बाद मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा। पहला, क्या फर्क पड़ता है चीनी कहाँ से निकल रही है, कोई चुरा रहा है कि फटे बोरे में से निकल रही है, क्या फर्क पड़ता है। मतलब फर्क पड़ रहा है, तुम्हारी चीनी कम हो रही है, क्या चीनी कम होने में फर्क पड़ेगी, कोई चुराएगा तो ज़्यादा कम होगी, गिरेगी तो कम कम होगी। मान लो ये जो गिरी है 3 किलो, ये भी 4 किलो गिरी थी, क्या तुम बोलते कि भाई 4 किलो चुराया है वो ज़्यादा है, जो 4 किलो गिरा है वो कम गिरा है, ऐसा बोलते तुम नहीं, तुम बोलते बराबर गिरा है। सिमिलरली तुमने 1 किलो डाला पहले या फिर बाद में डाला, क्या फ़र्क पड़ा। मतलब है तो वो 1 किलो चीनी ऐड करेगा तुम्हारे स्टॉक्स में, जो एक चीनी का स्टॉक बनाया तुमने, पता नहीं क्यों, जो भी पर्पज से बनाया तुमने बनाया, क्या उसमें वो फ़र्क पड़ेगा। तुमने 1 किलो चीनी पापा से लेकर डाला कि अपना डाला, उसमें नहीं पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, जहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर where you put sugar, मतलब ठीक है मेरी इंग्लिश, फ्रॉम वेयर यू पुट शुगर डजेंट मैटर, नहीं फर्क पड़ रहा है। और टेक आउट, मान लो तुम्हें चीनी की ज़रूरत है तो तुम यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ पे छेदा करके निकालोगे, हो तो बोरा में से उतना ही कम होगा ना। मान लो तुम्हें चीनी की सडन ज़रूरत पड़ गई, तुम्हें 4 किलो चीनी किसी 6 किलो चीनी किसी बिजनेसमैन को बेचनी है, अब तुम 6 किलो ऐसे निकाल सकते हो, तुम 6 किलो चीनी ऐसे निकाल सकते हो भाई, इज्जत से बोरा खोल के ऊपर से कि मैं 6 किलो चीनी निकालूंगा। या फिर तुमने बोला यार कौन मेहनत करे, ये ले एक छेदा मार दिया, यहीं से 6 किलो कुड़ा लिया, चीनी तो 6 किलो ही कम होगी। ऐसा तो नहीं है चीनी बोलेगी अरे रे मैं वो बेइज्जती से निकाल यार मैं एक्स्ट्रा निकलूंगी 2 किलो, ऐसा तो नहीं करेगी चीनी, तुम जितना निकालोगे उतना निकलेगी। ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, जहां पे फर्क नहीं पड़ता, जहां पे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे निकाल रहे हो या क्या कर रहे हो। इसके एग्जांपल्स होते हैं कि वेट वगैरह, तुम कहीं पे भी वेट नापो फर्क नहीं पड़ता, तुम साइड से वेट नाप रहे हो कि कैसे नाप रहे हो, वेट उतना ही रहता है। फर्क पड़ता है क्यों, वेटिंग मशीन में फर्क पड़ेगा क्योंकि वो नॉर्मल निकालता है, नॉर्मल एक फोर्स होता है, ठीक है। हम वेट का बात कर रहे हैं, मतलब वजन नापते हैं। 1 किलो आलू जिसका मास 1 किलो है, एक आलू जिसका मास 1 किलो है, वो हमेशा 1 किलो ही रहेगा। मैं वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मास की बात कर रहा हूँ। आई रिपीट, मैं वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मास की बात कर रहा हूँ। उसका वजन 1 किलो ही रहेगा। वेट एंड मास आर डिफरेंट थिंग्स। बता दूँ आप लोगों को, एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे दूँ, वेट एंड मास आर डिफरेंट थिंग। हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जिसका मास 1 किलो है आलू का, वो तुम मंगल ग्रह पे भी ले जाओ तो भी 1 किलो रहेगा, जुपिटर पे ले जाओ तो भी 1 किलो रहेगा, सन पे ले जाओ तो भी 1 किलो रहेगा। मास ऑफ द बॉडी नेवर चेंजेस। होता है चेंज, इक्वल टू mc², हम सब ने पढ़ा है, एनर्जी मास इक्विवेलेंट, बट वो बहुत रेयर केस है। जब तुम लाइट की स्पीड पे किसी चीज़ को फेंकोगे तब वो होगा, हाँ, या फिर इतनी एनर्जी करोगे कि वो इक्विवेलेंट पे चल जाए तब जाके वो काम होगा, वरना वो काम नहीं होगा, ठीक है। कहाँ पहुँच गए हम, हाँ ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है,
डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। ठीक है, हम इस टॉपिक पे आएंगे, इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। वेट और मास अलग अलग होता है, हम इस टॉपिक पे आएंगे, इसको तो लास्ट में करेंगे, वेट और मास पे भी हम आएंगे। ठीक है, बट अभी फॉर रेफरेंस इतना समझ के रखो कि किलोग्राम, हम जब मास की बात कर रहे हैं, जब मास, किलोग्राम मास की यूनिट है, वेट की नहीं, वेट की यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, किलोग्राम मास की यूनिट है, और मास फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो, तुम्हारा मास उतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज पर। वेक्टर क्वांटिटीज पर, अब वेक्टर क्वांटिटीज हम स्केलर तो समझ गए प्रॉपर्ली, अब वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। मान लो एक बक्सा है, तुम दम रखते हो, तुम्हारे पास दम है कि तुम 3 किलो का आटा उठा सकते हो, तुम 3 किलो आटा उठा सकते हो, तुम्हारे पास इतना दम है, तुम्हारे इतने बड़े बड़े डोले हैं, तुम 3 किलो आटा उठा सकते हो। ठीक है, अब तुम इस बॉक्स को धक्का दोगे और बॉक्स ऐसे चलेगा, ठुक 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 आगे बढ़ेगा, बोलोगे ये बहुत बढ़िया बात। ऐसे ही तुम्हारा दोस्त है, थोड़ा सा कमजोर आदमी है, उसका एक ही डोला बनाते हैं, हाँ, वो सिर्फ 2 किलो आटा उठा सकता है। हाँ, वो बॉक्स को धक्का देगा, बॉक्स से चलेगा, ये तुम लोग खुश हो जाओगे, भाई दोनों का बॉक्स चल रहा है। अब मान लो तुम्हारा दोस्त जो मूर्ख है, वो एक दीवार के सहारे ऐसे खड़ा हो गया, पता नहीं कैसे, बस हो गया, स्पाइडरमैन की शक्ति लग गई उसमें। ठीक है, वही 2 किलो उठाने वाला, अब ये ऐसे धक्का लगा रहा है, क्या बक्सा चलेगा? क्या उस 2 किलो आटा उठाने वाले में इतना दम है कि वो धरती फाड़ के इस डब्बे को अंदर घुसा दे? नहीं, नहीं है, नहीं घुसा पाएगा। वहीं पे तुमने इसे सद्बुद्धि दी, तुमने बोला मेरा साथ दे, हम मिलके से हटाएंगे, तो ये तुम हो जो 3 किलो आटा उठा सकते हो, भाई बलवान आदमी, और ये तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हारे सामने छोटा लग रहा है। हाँ ठीक है, अब दोनों मिलकर धक्का दोगे, दोनों मिलके, तो अब ये कितने शक्ति से चलेगा? अगर मैं बोलूँ ये 3 किलो आटा की शक्ति से चल रहा था, 2 किलो, तो अब ये 5 किलो की आटा की शक्ति से आगे बढ़ेगा इस तरफ। बोलोगे एकदम सही बात। अब एक केस बताओ, ये मूर्ख आदमी तुम्हारे ऑपोजिट आगे खड़ा हो जाए, तुम्हें चैलेंज करने लग जाए कि मेरे मुझे तू कैसे लेके जाएगा, तुम 3 आटा का दम लगाओगे, वो 2 आटा का दम लगाएगा, ये इधर जाएगा, नहीं कितने, ये जाएगा तो इधर ही, बात तो श्योर है, कितने दम से जाएगा? तुम बोलोगे 1 आटा के दम से ये इधर जाएगा। तो अब हम पॉइंट पे आते हैं, हमने जब चीनी वाले केस में किया था, जब हम चीनी वाला केस कर रहे थे, तो क्या फर्क पड़ रहा था कि तुम 1 किलो डालो, तुम्हारा दोस्त 1 किलो डाले, ऊपर से डाले, नीचे से डाले, साइड से डाले, किसी से मांग कर डाले, क्या फर्क पड़ रहा था वहां पे कि चीनी कैसे डाली जा रही है? एक एक दाना करके डाली जा रही है या पूरा बोरा उलट दिया जा रहा है? क्या फर्क पड़ रहा था उस बात से? नहीं पड़ रहा था। इवन अगर तुम्हारा दोस्त 3 किलो चीनी नीचे छेद करके डालता तो भी तुम्हारा वजन 3 किलो ही पड़ता, वहां पे कोई चेंज नहीं होता वहां पे। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा दोस्त दम कहाँ से लगा रहा है, वहां पे फर्क पड़ रहा है। तुम्हारा दोस्त जब तुम्हारे साथ है, तुम 5 किलो का दम लगाए, तुम्हारे अगेंस्ट है, तुम 1 किलो का दम लगाए, जब दोस्त ऊपर से गया तो बक्सा लगी, हिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे फर्क पड़ रहा है कि तुम्हारा जो दम लग रहा है वो कहाँ से लग रहा है। ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जहां पे डायरेक्शन मैटर्स, यहां पे डायरेक्शन का महत्व है कि तुम कहां दम लगा रहे हो, कहां नहीं लगा रहे हो, वहां पे दम है। यहाँ पे है वैल्यू है कि
कहाँ से फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, कौन कितना दम लगा रहा है, कहाँ से लगा रहा है, फ़र्क पड़ता है। अगर मैं इस पेन को ऐसे धक्का दूँ, मेरा सेम हाथ ऐसे धक्का दूँ, तो पेन कहीं नहीं जाएगा, हमारा दम हम तुम्हें लग रहा है हमारा दम बर्बाद हो रहा है। हाँ, अब मैं दम लगा रहा हूँ, कहीं लगा, तुम इसे जज नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे दम लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसे पकड़ के रखा हूँ, या फिर मैं दम लगा रहा हूँ, तुम जज नहीं कर सकते। या फिर मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ ऐसे, तुम जज नहीं कर सकते मैं कब दम लगा रहा हूँ नहीं लगा रहा हूँ। तुम कैसे मानोगे कि दम लग रहा है? ऐसे मानोगे तुम दम लग रहा है जब वो हिलेगा। तुम अब मानोगे दम लगे क्योंकि राइट हैंड ज़्यादा, लेफ्ट हैंड ज़्यादा दम लगा रहा है। सो अब हम एंड में आते हैं। वेक्टर एंड स्केलर में डिफरेंस क्या है? जो स्केलर है वो क्वांटिटी है वेयर ओनली मैग्नीट्यूड मैटर्स, नॉट डायरेक्शन। अभी बस सुन लीजिए, हम इस टर्म पे मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन यहाँ तक पूरा अच्छे से घुसेंगे अभी इसमें, ठीक है। और सिमिलरली जब हम वेक्टर्स के लिए लिखेंगे, इसी पॉइंट को जब हम वेक्टर्स के लिए लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे quantity where both magnitude and direction matters, ठीक है। इसमें भी हम इस पॉइंट पे अभी आते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे हम एक दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, दे follow arithmetic laws of maths। अब अरिथमेटिक लॉज क्या होते हैं? जो हम बेसिक करते हैं ना, 2 + 2 4, 2 × 2 4, 2/2 1, 2 + 6 8, ये सारे होते हैं बेसिक अरिथमेटिक्स, जो हम एल्जेब्रा वाली जो करते हैं, जो हम एल्जेब्रा वगैरह करते हैं, ये वो वाले रूल्स को फॉलो करते हैं कि एल्जेब्रिक लॉज ऑफ मैथ्स को ही फॉलो करते हैं। इन्हें हम कहते हैं स्केलर। तुम बोलोगे क्या ये नहीं करते? मैं बोलूँगा नहीं, ये वाले लॉज को फॉलो नहीं करते। दे फॉलो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। बेसिकली ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर का पूरा टॉपिक ही है, वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी इस लेक्चर के लिए थोड़ा सा बता दें कि यहाँ पे इतना समझ गए हो कि 2 + 2 4 हो, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। 2 + 2 1 भी हो सकता है, 2 + 2 0 भी हो सकता है। डिपेंड करता है एंगल क्या है, एंगल पे डिपेंड करता है कि किस एंगल पे काम हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या मतलब है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या मतलब है? जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब हमने कहा कि ये 1010 किलो है, 10 किलो, तो अब हम इस 10 किलो का ना थोड़ा अंदर से देखेंगे, इस 10 kg को हम थोड़ा अंदर से देखेंगे, तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समझ में आएंगे कि जब हम किसी लिख रहे हैं कि भाई वो जो हमारा हाथी था वो 1000 kg का था, तो जैसे हमने देखा ना, हमें यहाँ पे दो चीज़ें दिखेंगी, एक ये न्यूमेरिक वैल्यू 1000, एक ये kg। kg को हम कहते हैं यूनिट, और इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड या फिर न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है।
इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिक वैल्यू। अब ये जो है इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, जैसे हमें पता है स्केलर में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। सो हम यहाँ पे आते हैं, हाँ, कि जो स्केलर क्वांटिटीज है वहाँ पे डायरेक्शन जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है, मतलब डायरेक्शन मायने नहीं रखती है। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ 1000 kg ईस्ट, क्या ये ईस्ट का होना यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सेंस बनाता है? नहीं, ये ईस्ट यहाँ पे फालतू में है, कोई इसका मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वेयर एज अगर मैं तुम्हें एक टास्क दूँगी, एक खजाना है, ये पॉइंट है, इसके आसपास एक खजाना है, तो मैं इस पॉइंट पर खड़ा मैं बोलूँ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर खजाना है, तो तुम क्या करोगे, कहाँ खोदोगे 1 किलोमीटर? तुम बोलोगे 1 किलो, भाई इन्फॉर्मेशन अधूरी है, 1 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। हाँ, अब कुछ लोग सोचेंगे अरे क्या हुआ, खजाना मिल रहा है, 4 जगह ही तो खोदना है, लेकिन तुम गलत हो। एक डिग्री पे अलग अलग, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी यहाँ पे एक सर्कमफ्रेंस बनेगी 1 किलोमीटर की। तुम कहाँ खोदोगे? वेयर एज यहीं पे मैं तुमको बोलता कि 1 किलोमीटर ईस्ट में खजाना है, तो तुम सीधा जाते बोले ट्रक यहाँ खजाना, लूट लिए क्या मतलब निकाल लिए। सो जो हमारी जो ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जो लेंथ है, ये बहुत है, मतलब ये स्केलर में भी होती है, वेक्टर में होती है, लेकिन अभी मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, एक क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, तुम कितना डिस्प्लेस हो अपनी जगह से, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ऑल्दो ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होती है, वेक्टर होती है, बस अभी समझो एक क्वांटिटी जहाँ पे तुमको बताना पड़ेगा, मतलब एज अ शॉर्ट ट्रिक में देख लो इसको, कि जब मैं तुम्हें कहूँ, मतलब जहाँ पे मैं तुम्हें दोनों चीज़ें स्पेसिफाई करूँ कि तुम्हें एक पर्टिकुलर काम डिस्टेंस पे जाना है, या डिस्टेंस जाना है, या फिर पर्टिकुलर यूनिट पे जाना है, यूनिट का काम करना है, और इस डायरेक्शन में करना है, जहाँ पे दोनों चीज़ें हों, इसे हम कहते हैं वेक्टर। जैसे कि 100 मीटर नॉर्थ, 1 न्यूटन ईस्ट, हाँ ऐसे कहीं पे लिखा होगी, क्योंकि 1 न्यूटन तो कहीं भी फोर्स लगा सकता हूँ। मैं बोलूँ धक्का दो, 1 किलो आटा का धक्का दो, धक्का ऐसे भी दे सकता हूँ, हाँ धक्का ऐसे भी दे सकता हूँ, तुम्हें बताओ ना होगा ना कि इधर धक्का देना तो तुम्हारा काम होगा। हाँ, तो ऐसी चीज़ों में इसको वेक्टर कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक चीज़ की जरूरत पड़े और दूसरे की ज़रूरत ना पड़े, उससे हम कहते हैं स्केलर। बेसिकली जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में जो चीज़ें बोल रहे होगे ना, उससे तुम समझ जाओगे क्या स्केलर है और क्या वेक्टर है। जहाँ पे दोनों चीज़ें मेंशन हो रही है कि 1 मीटर नॉर्थ, या फिर 1 किलो का आटा ऊपर की तरफ, मतलब आगे की तरफ धक्का दो या पीछे की तरफ धक्का दो, इससे हम समझ रहे दोनों चीज़ें लग रही हैं। 1 किलो धक्का दो मतलब 1 किलो आटे के बराबर धक्का दो। मान लो 1 किलो आटा एक फोर्स की यूनिट है, अभी के लिए मान लो उतना धक्का दो, लेकिन अब मैं कंफ्यूज हूँ कहाँ धक्का दूँ, मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, 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 क्लियर नहीं है। वहीं पर अगर मैं बोल दूँ कि 1 किलो आटे के बराबर धक्का दो अपने राइट में, तो लो दे दिया, बस सिंपल है। ये दोनों चीज़ की जरूरत पड़ रही है, तो इससे हम कहेंगे वेक्टर। वेयर इज 1 किलो आटा, अब इसमें क्या बोलूँ, 1 किलो आटा लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। हाँ, अगर मैं बोलूँ 1 किलो आटा लेफ्ट में है, ले आओ, तो मैं तुम्हें डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि उस पॉइंट पे खजाना है तुम्हारे लेफ्ट में, उसको लेके आओ, वो डायरेक्शन में आ गया। 1 किलो आटा 1 किलो तो वेक्टर है, जो मैं बताया ना लेफ्ट में वो डायरेक्शन है, तुमको लेफ्ट में जाने बोला हूँ मैं। 1 किलो आटा लेफ्ट में तुम्हारी किसी दूरी पे होगा, तुम्हें दूरी नहीं बताई गई है, वो हाफ कम्युनिकेशन हुई। जनरली तुम स्पेसिफाई करोगे कि तुम्हारे 2 मीटर लेफ्ट में 1 किलो आटा लेके आ जाओ, तो 2 मीटर लेफ्ट में तुमने बोला, यह है तुम्हारी वेक्टर। और तुमने बोला है 1 किलो आटा, 1 किलो, इसमें फ़र्क ही नहीं पड़ता लेफ्ट में और राइट में, वो तो 1 किलो ही रहेगा, वो तो थोड़ी बदलेगा, इसके तुम्हें थोड़ी कुछ करना है। इसे हम बोलते हैं स्केलर, जहाँ पे एक हो एक ना हो, इसे हम कहते हैं स्केलर। जैसे 1 किलो आटा, जाओ खाओ खाना, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर के पूरे लॉस देखेंगे, पूरी वेक्टर की मैथ्स हम कवर करेंगे, पूरी मतलब पूरे मैथ्स लेवल पे हम नहीं करेंगे इसे, कि पूरे मैथमेटिक्स लेवल पे हम इसे कंप्लीट करें। हाँ, जितनी फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होगी उतने ही करेंगे, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट तक हमें लगता है वहीं तक करेंगे। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैथ्स में है, फिजिक्स में नहीं लगती लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट लेकर आएगी, वो भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे।
So stay tuned for next lecture. Thank you.